हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के टर्म 2 के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है। आज की वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आपको उनकी तरफ अप्रोच करना चाहिए। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा सैम्पल पेपर है, ठीक है। टर्म 2 का अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोड आप देख सकते हैं, 241 कोड है और आपका टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आपके यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इन्होंने मेंशन नहीं किया, आप नोट कर लेना, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका केस स्टडी का होगा। एंड इस सैम्पल पेपर में हमारी जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो ग्रोथ एंड डीके मॉडल से ली गई है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ग्रोथ एंड डीके मॉडल है उसका इन्होंने इसमें केस स्टडी दिया हुआ है, तो उस चैप्टर का केस स्टडी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। कुल मिलाकर के ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमें चॉइस में दिया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम बारी बारी करके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। आप एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। एंड अगर हम ये देखें कि इनमें से इजी कौन सा है, कौन सा फटाफट सॉल्व हो जाएगा, तो दोनों ही इजी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो आइए पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं जो मार्जिनल रिवेन्यू वाला है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, और आपको डिमांड फंक्शन बताना है। मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन करके हम सबसे पहले रिवेन्यू फंक्शन डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से नोट करना है आपको। मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 9 प्लस में 2x और माइनस में 6x की पावर 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एम आर, और यहाँ पे आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस में 2x माइनस में 6 इंटू में x की पावर 2। अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे dx आएगा, और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, मतलब इधर तो वेरिएबल नहीं है बट दूसरी तरफ अगर x है तो इस तरफ भी x ही रहेगा, ठीक है। तो एम आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिवेन्यू फंक्शन हो जाएगा, ये आपका आर वैल्यू आ जाएगा। आर वैल्यू रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे 9x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है सेम रहेगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, माइनस में 6 सेम रहेगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाय 3 होगा, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे। थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 9x तो सेम रहेगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो प्लस x की पावर 2, 3 के टेबल पे 6 को कैंसिल करेंगे तो माइनस ऑफ 2 और साथ में x की पावर 3, और इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है। यह है आपका रिवेन्यू फंक्शन। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो कि r ब्रैकेट x, इस तरह से नोट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रिवेन्यू फंक्शन विद वेरिएबल x इज इक्वल टू में 9x प्लस में x की पावर 2 माइनस में 2x की पावर 3, और इसमें एडिंग कर देंगे c, ठीक है जी। ये हमारा रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमें ना इसको गाइस थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा, कांस्टेंट c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आई थिंक आप सब जानते हैं जब हमारे वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है तो हमारा रिवेन्यू भी 0 होता है। भाई वेरिएबल 0 होने का मतलब है आपने एक यूनिट भी आउटपुट को सेल नहीं किया, और जब आपने कुछ सेल नहीं किया तो रिवेन्यू जनरेट नहीं किया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज, हमें पता है एज कि अगर हमारे x का वैल्यू 0 होगा तो हमारा जो रिवेन्यू फंक्शन है आर एक्स का टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट 0 पे टोटल रिवेन्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, भाई ये आर एक्स है ना, आर एक्स को यहाँ पे लिख देंगे, ये है अपने पास 9 और साथ में x की पावर 0। तो यहाँ पे ऐसे करके 9 इंटू 0, फिर इसमें एडिंग कर देंगे 0, x की जगह पे 0 की पावर 2, और माइनस 2 इंटू में x की जगह पे 0 की पावर 3, इसमें एडिंग करेंगे c। ये पूरी वैल्यू जो है इक्वल टू में 0 हो जाएगी, ठीक है ना। 9 को 0 से करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 की क्यूब करेंगे, 0 होगा, 0 में c ऐड करेंगे 0 रहेगा, यानी कि हमारे कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है ना गाइस। कांस्टेंट का वैल्यू हमारा 0 आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे आर एक्स इज इक्वल टू
आर एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस में x की पावर 2 माइनस में 2x की पावर 3। दिस इज द रिवेन्यू फंक्शन। बट क्वेश्चन कह रहा था कि डिमांड फंक्शन बताओ, है ना। क्वेश्चन कहता है डिमांड फंक्शन बताओ। तो गाइज आपको तो पता है कि जो हमारा टोटल रिवेन्यू फंक्शन होता है ये p मल्टीप्लाई x होता है, जहाँ पे x आपके टोटल आउटपुट होते हैं और जो p है ये प्राइस भी होता है, और इसी प्राइस को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो अब आपके पास एक ये टोटल रिवेन्यू है। अगर आप टोटल रिवेन्यू को इस वाले x से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्राइस ओब्लिक डिमांड फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि इस वाली वैल्यू से डिमांड पे आने के लिए, इस पूरी वैल्यू को x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भाई डिमांड फंक्शन यानी कि p, तो डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू में 9x डिवाइडेड बाई x, इसमें एडिंग करेंगे x की पावर 2 डिवाइड बाई x और माइनस करेंगे 2x की पावर 3 डिवाइड बाई x। सिंपल डिवाइड करो, हमारा आंसर आ जाएगा। सो p यानी कि डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू 9x अपॉन x करेंगे 9 आएगा, x की पावर 2 बाई x करेंगे तो सिंपल x हो जाएगा, एंड x की पावर 3 बाई x करेंगे माइनस 2 तो रहेगा ही, साथ में x की पावर 2 होगा। सो दिस इज द डिमांड फंक्शन। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखिए गाइस, इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ था उसमें मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो x है बताया हुआ है कि वो पेयर ऑफ टेनिस शूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बेसिकली एक यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में नोट करेंगे कि आपको मार्जिनल कॉस्ट का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 50, इसमें एडिंग है टोटल 300 डिवाइडेड बाई x प्लस में 1। एंड क्योंकि अपने को यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करना है तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने इसके फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। सर क्या इंटीग्रेशन बोथ साइड लिखना इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर के सामने थोड़े अच्छे पॉइंट्स गेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो लिख देना आप लोग भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ऐसे लिखोगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 50 प्लस में 300, और इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस में 1, वेरिएबल x है तो यहाँ पे ऐसे dx। मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 50 का इंटीग्रेशन सिंपल 50x, 300 तो सेम रहेगा और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लोगारिदम में जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाई बाय लोगारिदम अंडर मोड x प्लस 1 और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो हमने TC लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिख दो, TC ब्रैकेट x। ऐसे लिखने से बहुत अच्छा रहता है। TC ब्रैकेट x इज इक्वल टू 50x, इसमें एडिंग करेंगे 300 और साथ में है लोगारिदम, और ये अंडर मोड x प्लस 1 तो सेम रहेगा और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 2000 रुपीज़ है। फिक्स कॉस्ट अगर 2000 रुपीज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक भी आउटपुट नहीं बनाया, पहले वाले क्वेश्चन में सेल करना था, इस वाले क्वेश्चन में अगर एक भी आउटपुट नहीं बनाया तो भी आपको फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा। एज्यूम करके आप मान सकते हैं कि जिस फैक्ट्री में ये टेनिस शूज़ बन रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट जो होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। अगर आपके किसी मंथ में एक भी प्रोडक्शन नहीं है तब भी आपको रेंट देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट आपकी एक्स वैल्यू 0 होने पे टोटल दे रखी है 2000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख दोगे भाई जो टोटल कॉस्ट, ऐसे यहाँ पे x की जगह पे 0, TC ब्रैकेट 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टोटल आंसर 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर दो, तो 50 के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, फिर इसमें एडिंग करेंगे 300, साथ में लोगैरिथम तो है ही, और साथ में x की जगह पे 0 प्लस में 1, इसको क्लोज करा, यहाँ पे एडिंग c करा और इक्वल टू में 2000 रुपीज़ आ गया। 50 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ सॉरी, क्या करवा रहे हो गाइस, क्या करवा रहे हो यार, 50 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा भाई, 0 50 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। 0 में एडिंग करेंगे यहाँ पे 300 और साथ में आएगा यहाँ पे log 1, इसमें एडिंग करेंगे c और इक्वल टू में रहेगा ये 2000। अब गाइस मुझे जल्दी से बताओ log 1 क्या होता है? हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। log टू एनी बेस 1, ठीक है। अगर आप log 1 फाइंड करते हो टू एनी बेस तो इसका आंसर 0 होता है, तो यहाँ पे भी आंसर 0 होगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे भैया ये 0 तो है ही है, साथ में 300 के साथ में ये भी 0 हो गया, इसमें एडिंग करेंगे c और इक्वल टू में टोटल 2000 रहेगा।
ये टोटल वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसका मतलब सी की जो आंसर है वो 2000 आ जाएगा, ठीक है ना। सी वैल्यू का आंसर 2000 है। सी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो टोटल कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू में सबसे पहले 50x आएगा, फिर इसके साथ में 300 मल्टीप्लाई बाय लोगैरिथम अंडर मोड x प्लस 1 आएगा, और साथ में c ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स ही बहुत सिंपल थे, वेरी इजी थे। आइए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना है। एक नॉर्मल सी परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना है, और जिस परपेचुइटी में आप 600 रुपीज़ पेमेंट करते हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में आप 600 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे, और जो आपका मनी है वो कंपाउंड होएगा क्वार्टरली, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। अब देखो यहाँ पे ना 8% के साथ में लिखा नहीं है कि ये पर क्वार्टर है या पर एनम है, तो जब भी कुछ नहीं लिखा होता तो आप उसमें एज्यूम करेंगे कि ये हमेशा पर एनम होगा, ठीक है। दिस इज ऑलवेज पर एनम, तो 8% पर एनम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो हम क्या कहते हैं परपेचुइटी का पेमेंट कर रहे हैं, जो आर वैल्यू है जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो है 600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपीज़ की पेमेंट होती है। एंड अगर आप आई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यानी कि इंटरेस्ट पर पीरियड, पीरियड है इसके अंदर क्वार्टर, तो क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना है। देखो भाई 8% जो है, ये जो 8% है ये पर एनम है, यानी कि कह सकते हैं 12 मंथ का है, ठीक है। अपने को चाहिए ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या क्या कह सकते हैं भाई हम, क्वार्टर क्या मतलब है 3 मंथ का चाहिए आपको, है ना। 3 मंथ का आपको इंटरेस्ट चाहिए, कितना है, तो 4 मंथ से 3 मंथ पे आने के लिए आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो 8% को भी डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा 2%, यानी कि पर क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8%, 8% को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि हम डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। देयर आर 4 क्वार्टर, तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो पर क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 2%, और इसको लिख दोगे आप 0.02, ठीक है। एक बार यहाँ तक आप चेक करो, आर का वैल्यू आ गया और आई का वैल्यू आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू में आर को सिंपल आई से डिवाइड कर दो। तो आर है आपके पास 600 और आई का वैल्यू है 0.02, पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो गया। 2 के टेबल पे अगर 600 को कैंसिल करेंगे तो 300 होगा, 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 होगा, ठीक है ना गाइस। तो हमारा टोटल आंसर बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज 30,000। ये वाला क्वेश्चन तो रियलिटी में बहुत ईजी था, है ना गाइस। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसके अंदर जो अंडरस्टैंड करने वाली बात थी वो ये थी, यहाँ पे आपको हिडन दे रखा था कि ये पर एनम है या पर क्वार्टर है। तो अगर हिडन रहता है तो रेट हमेशा पर एनम लिया जाता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइनेंशियल मैथ्स का है, और इसमें आपको चॉइस दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इनमें से इजी कौन सा है, तो ये वाला जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, एंड जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। सो इजी की बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, एंड थोड़ा सा ट्रिकी बात करें तो इसका सेकंड पार्ट रहेगा। मैं आपको दोनों ही सॉल्व करवाऊंगा, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कहता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, जिसका नॉमिनल रेट जो है वो 8% पर एनम है, और कैलकुलेशन जो करी जा रही है वो क्वार्टरली करी जा रही है, ठीक है। जो कैलकुलेशन होती है वो क्वार्टरली होती है। तो आप इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला नोट करोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ई इज इक्वल टू में ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस में आर डिवाइडेड बाय एम एंड होल पावर एम, और इसमें से माइनस करेंगे 1, ठीक है ना गाइज। नॉमिनल रेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8%, तो यहाँ पे लिख लो भाई आर का वैल्यू जो है वो 8% है। इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाओगे तो 8% डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.08। तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में 0.08 डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पे पावर m आएगा -1 कर देंगे। अब गाइज आप ये देखो जो m है वो है कि आप 1 ईयर में कितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो क्वार्टरली दिया जा रहा है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 मंथ के गैप पे दिया जा रहा है।
तो हर 3 मंथ के गैप पे दिया जा रहा है, यानी कि हम ईयर में 4 टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि m का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे भी 4 आएगा और इधर भी 4 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.02 पावर 4 माइनस 1 यह आएगा। आर ई इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 1.02 पावर 4 माइनस 1, तो यह आपका आंसर बनेगा आर ई इज इक्वल टू 1.02 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितनी बार? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से करके 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 1.02, इस तरह से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा टोटल मिला करके 1.0824। ठीक है, 1.0824, इसमें माइनस करेंगे 1 तो ये बनेगा आर ई इज इक्वल टू में 0.0824। एंड हम यहाँ पे इसको दोबारा परसेंटेज में लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा आर ई इज इक्वल टू 8.24%। ठीक है, 8.24% जो है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है ये इजी क्वेश्चन है ना, इनको भी मल्टीप्लाई करना आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका आंसर ये वाला होगा। ओके गाइस, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करा, उसी तरह से एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जिस एन्युटी का पेमेंट आप 1000 रुपीज़ करते हैं और एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 1000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और 5 सालों के लिए पेमेंट करेंगे। एंड जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% दिया जाएगा कंपाउंडेड एनुअली। देखो यहाँ पे भी कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब ये 6% पर एनम है। ठीक है, 6% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक ही बार कैलकुलेशन होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, तो कैपिटल आर है आपके पास 1000 रुपीज़, बिकॉज आप 1000 रुपीज़ की हर साल पेमेंट कर रहे हो। फिर एन का वैल्यू नोट करेंगे तो कितने सालों के लिए करा है, तो हमने 5 ईयर्स के लिए करा है, तो एन का वैल्यू 5 ईयर्स। एंड यहाँ पे आई वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो आई वैल्यू बन जाएगी 6%। इसको डिवाइड करने की नीड है नहीं क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे 0.06। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने से पहले आप यहाँ पे नोट कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, पूरा कंप्लीट नोट करना पड़ेगा गाइस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आर आएगा यानी कि एन्युटी का जो पेमेंट हो रहा है, देन विद इन ब्रैकेट 1 में माइनस करेंगे विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में आई की टोटल पावर माइनस एन, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम आई से एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई आर का वैल्यू 1000 है तो 1000 आ गया, विद इन ब्रैकेट 1 में माइनस करेंगे 1 प्लस आई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में 0.06 ब्रैकेट क्लोज और पावर यहाँ पे -5, एंड इस पूरे को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे आई से यानी कि 0.06 से और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये 1000 रुपीज़। देन विद इन ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे आएगा ये 1 माइनस ये वाली वैल्यू बन जाएगी टोटल मिलाकर के 1.06 और इसकी पावर -5। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम 0.06 से और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। देखो मुझे इस क्वेश्चन की ये बात अच्छी लगी कि आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे 6 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट ये वाला 1 रहेगा और 1 में माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू, सो इट इज़ 0.7473। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.0000 में माइनस करना है 0.7473, तो ये हमारा आंसर बनेगा। देखो 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, एंड 9 में 4 माइनस करेंगे 5 और 9 में 7 माइनस करेंगे 2, तो 2527। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, ये बनेगा भाई, इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 लाख आ गया, सो 1 लाख इस पूरे को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ये भी पॉइंट में ही है, सो इट इज़ 0.2527। ठीक है, पॉइंट को रिमूव करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 के बाद 40 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे देखो भाई ये 40 और ये वाली 40 कैंसिल,
तो हमारा ये आंसर बनेगा 25270, ये वाला 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 25270 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप डिवाइड कर दो। सो 25270 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 4 यहाँ पे 24, माइनस करा हमने तो ये आ गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कैरी ले लिया ना। सो 6 2 यहाँ पे 12 हो गया, फिर इसको माइनस करा, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे 7 को नोट करा तो 6 1 6 आ गया, माइनस करा, यहाँ पे 1 है। 0 को नोट करा हमने तो 10 का मतलब है दोबारा 1 आएगा यहाँ पे, 6 1 6, फिर इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे गाइस, 4 आएगा तो 4 0 40 हो गया, 6 6 36, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, 6 6 36। एक नंबर और आगे फाइंड करेंगे तो 40 में से 36 माइनस करेंगे, दोबारा से 4 आएगा, एक और 0 ऐड करेंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 6 चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे इसको नोट करो, ये आंसर बनेगा 4211.666। ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और फिर इसको और आगे लिख दो आप, ऐसे करके बन जाएगा ये 4211.67, ठीक है। दिस इज योर आंसर। पॉइंट के बाद हमें 2 पॉइंट नोट करने हैं, तो 4211.67 हमने इस वाले 6 को राउंड ऑफ करा है इस वाले 6 के रिस्पेक्ट पे, तो 4211.67 हमारा आंसर आ गया। गाइज अब आप कहेंगे सर ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, 101% करना पड़ेगा। यार मैं टीचर होकर आपके सामने छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6 पे डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो भाई आपको तो करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इस कैलकुलेशन से बचने का। 101% आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी से ही आप हैबिट डालो, फाइनेंशियल मैथ्स के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। मैं चाहता तो आंसर की में से देख के लिख देता कि भाई आंसर इसका 4211.67 है, बाकी अपने आप कर लो आप, बट मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया, क्योंकि जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तब आप भी अपने आप सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, पूरा सॉल्व करना, अपने आप मैनुअल कैलकुलेशन करना। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है और हमें इसके अंदर ना क्या कहते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज़ करना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हेल्प से ही आप पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मल सैंपल के मीन और सैंपल डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि अगर आपको पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन डिटरमाइन करना है, और इन्होंने सैंपल मीन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन ही हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे भाई, जो हमारा सैंपल मीन है ई ऑफ एक्स बार है, तो ई ऑफ एक्स बार क्या होगा, तो ई ऑफ एक्स बार हमारा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा, और म्यू अपने को दिया हुआ है 60 kg, तो ये तो रहेगा 60 kg। एंड इसके बाद अपने को डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो हम ऐसे लिखेंगे एस ई ऑफ एक्स बार, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू में जो हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ एन से, जो पॉपुलेशन का साइज है। तो ये हमें दिया हुआ है भाई 9 kg, ठीक है, 9 kg को डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ सैंपल साइज यहाँ पे 36 है, तो n का वैल्यू 36 आ गया यहाँ पे, ऐसे करके 36 का रूट करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे ऐसे 9 होगा। 9/6 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पे, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, और 3/2 का मतलब है 1.5। यूनिट आपकी केजी में थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 kg। सो गाइस कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, जस्ट आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, जो सैंपल का मीन होगा वही पॉपुलेशन का मीन होगा, एंड अगर पॉपुलेशन का एचडी दिया हुआ है, सैंपल का एचडी पूछा हुआ है, तो पॉपुलेशन के एचडी को डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ एन से। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। देखिए गाइस 5th क्वेश्चन हमारा टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, और बेसिकली आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है ना, ग्राफ को प्लॉट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके। और मूविंग एवरेज के अंदर भी आपको 3 ईयर्स का डेटा लेना है। तो हम इसका जब सॉल्यूशन यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे पहले टेबल को कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से पहला रो आएगा, ठीक है, पहले रो में यहाँ पे नोट करेंगे ऐसे करके ईयर, और ईयर आपको यहाँ पे दे रखे हैं सबसे पहले 2016, फिर इसके बाद 2017, फिर इसके बाद 2018 है, 18 के बाद में अपने को 19 दिया हुआ है,
19 के बाद में अपने को 20 दिया हुआ है और 20 के बाद अपने को 21 दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये अमाउंट नोट करेंगे जो अपने को अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट पूरा पूरा यहाँ पे नोट करेंगे। लैक्स में अमाउंट दिया हुआ तो सिंपल डाटा नोट कर देंगे। ये 25 आ गया, 25 के बाद में 30 आ गया, 30 के बाद में 32 आ गया, इसके बाद ये 40 आ गया, फिर 45 आया और इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके 50 आ गया। ठीक है भाई, अब सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 3 ईयरली जो टोटल बन रहा है, 3 ईयर्स का टोटल जो यहाँ पे बन रहा है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 3 ईयरली एंड यहाँ पे ऐसे करके मूविंग टोटल। बेसिकली 3 ईयर्स का टोटल करना है तो 3 ईयर्सली मूविंग टोटल। और इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा ट्रेंड वैल्यू, तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं 3 ईयर ट्रेंड वैल्यू, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है ना, 3 ईयर मूविंग एवरेज, यहाँ पे एवरेज डिटरमाइन करेंगे 3 ईयर्स का और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो जो ट्रेंड वैल्यू है वो यही है ना, ऐसे करके यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू। तो ये हमने पूरा रो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एडिंग करना है, तो मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ एंड अब यहाँ पे 3 के पेयर बनाएंगे। ये पहले 3 पेयर बन गए और इनको यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, तो इन 3 का टोटल हम यहाँ पे 2017 के सामने करेंगे। तो 5 + 2 7 एंड 3 + 3 होता है 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके ये 87। ठीक है, फिर इनका टोटल करेंगे ऐसे करके 3 ईयर्स का, ऐसे ऐसे 3 ईयर्स करके टोटल करेंगे। तो यहाँ पे तो रहेगा भाई अपने पास, यहाँ पे आएगा 32 के सामने आएगा ऐसे करके 2, 3 + 3 करेंगे 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, तो ऐसे 102 आ गया। फिर इस 32 से करेंगे, 32 से लेकर के इनका टोटल करेंगे ऐसे करके, तो 5 + 2 विल बी 7, तो यहाँ पे ऐसे 7 एंड 4 + 4 करेंगे 8, 8 और 3 प्लस करेंगे तो ऐसे 11। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे लास्ट वाले 3 का टोटल कर देंगे तो 45 के सामने आएगा, तो 40 और 50 90, 90 और 40 करेंगे तो 130 हो जाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे 5 का 5 135 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये आगे जाके 3 ईयर्स का कोई टोटल बन नहीं पाएगा। तो ये टोटल 4 वैल्यूज़ आई हैं। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब है इन पर्टिकुलर वैल्यू को 3 के टेबल पे डिवाइड करना है। तो 87 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 29 आ जाएगा। 102 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो वेरी वेरी सिंपल, ये आपके पास 34 आ जाएगा। ये है 117 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो पहले 3 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। 135 को डिवाइड करेंगे तो पहले ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 पे हो जाएगा और यहाँ पे खाली रहेगा। तो बस गाइस यही करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब अपने एग्जाम में आप इसको क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। ठीक है, इस पूरी टेबल को ऐसे करके क्लोज कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे करके इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ऊपर भी ऐसे करके इसको क्लोज कर देंगे। बढ़िया एकदम शानदार टेबल बनाना बढ़िया सी। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे 3 पेयर बनाए हैं ना, आप इनको अपने एग्जाम में मत बनाना, इस तरह से बढ़िया प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, सो डैट आपका टीचर देखते ही आपको पूरे मार्क्स दे दे। ठीक है, तो ये इतना ही है बस, दिस इज फिनिश। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 ना हमारे एलपीपी चैप्टर का है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। एंड आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये जो हमें यहाँ पर शेडिंग रीजन दिया हुआ है, ये शेडिंग रीजन से क्या हम कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिटरमाइन कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कैसे नहीं कर पाएंगे, उसको हमें जस्टिफाई करके दिखाना है। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हमारा रीजन आया है, ये वाला रीजन सबसे पहले तो अनबाउंडेड रीजन है। यस और नो गाइस, ये एक अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन का मतलब तो आप सभी को मालूम होगा जब आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा। अनबाउंडेड रीजन बोलें तो ये एक तरफ से ओपन है। ठीक है ना, ये एक तरफ से ओपन है। बाउंडेड का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। डेट इज वाई सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें अनबाउंडेड रीजन का। एक्चुअली सीबीएसई का जब आप सिलेबस चेक करोगे ना, तो उसके अंदर अनबाउंडेड रीजन का पोर्शन इंक्लूड नहीं है, तो हो सकता है कि आपने ये कंसेप्ट ना पढ़ा हो। बट अभी के टाइम पर हमारे इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है तो हमें ये करना पड़ेगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बिकॉज क्यों नहीं आना चाहिए बताओ? क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है। अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम का, तो मिनिमम जेड आपको यहाँ से ऑब्टेन करना है।
तो आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट चेक करो कितने हैं। देखो क्वेश्चन ने आसान कर दिया, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है, ऊपर की तरफ कोई पॉइंट है नहीं, तो बस ये दो कॉर्नर पॉइंट पे अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे ऐसे करके, कॉर्नर पॉइंट वी हैव टोटल 2 कॉर्नर पॉइंट। सो सबसे पहले ऐसे कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट के बाद में यहाँ पे आता है हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन आएगा इधर। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके भाई मिनिमम जेड का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 3x प्लस में 2y, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके हल्का सा, यहाँ पे ऐसे क्लोज करेंगे और इसको भी ऐसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 जो है 2, उसका नाम है P, तो P पॉइंट है 2 और 2। एंड इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, ये वाला Q पॉइंट आएगा यहाँ पे, Q पॉइंट इज 3 और 0, ठीक है। 2 और 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा। 4 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भैया वैल्यू 10 आ गई। एंड 3 और 0 पुट करेंगे, 3 3 इज 9, 0 पुट करने की नीड नहीं है तो 9 आ गया। क्वेश्चन मिनिमम का है, तो ये वाला जो 9 है ये हमारा मिनिमम आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 9 हमारा मिनिमम आंसर होना चाहिए, बट क्योंकि ये एक अनबाउंडेड रीजन है तो हम डेफिनेटली श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 9 ही हमारा आंसर है। डेट इज़ वाई इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफाई करके दिखाओ। जस्टिफाई का मतलब है कि हमने जो आंसर 9 फाइंड किया है वो सही है या गलत है, ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन नोट करोगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस में 2y। इसके बाद ये मिनिमम फंक्शन था, मिनिमम फंक्शन का मतलब लेस देन सिंबल, मिनिमम फंक्शन का मतलब लेस देन सिंबल, मैक्सिमम फंक्शन का मतलब ग्रेटर देन सिंबल, तो लेस देन सिंबल आ गया। इसके बाद हमने आंसर क्या फाइंड किया कॉर्नर पॉइंट से 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और हम ड्रॉ करेंगे इसकी एक कर्व, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करेंगे इसी सेम टू सेम ग्राफ पर। तो हम नेक्स्ट वाले पेज पर इस वाले ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पे हम अपनी एक अलग से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो मैंने सभी नंबरिंग कर दिया है, और यहाँ पे आप नोट कर लो दिया हुआ है अपने को 3x प्लस में 2y। ये बेसिकली दिया नहीं हुआ था, हमने डिटरमाइन करा 3x प्लस 2y लेसर देन 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके 2 पॉइंट्स को डिटरमाइन कर लो और उसके बाद सोल्व करके चेक कर लो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यू x आ गया, ये वैल्यू 0 आ गया, मैंने y को 0 पुट कर दिया। हमने जब y को 0 पुट करा तो हमारे x का वैल्यू 3 बन जाएगा। अब एक और वैल्यू चाहिए। सो देखो यार क्या वैल्यू पुट करें, सो डैट हमारा जो आंसर निकल के आए वो डेसिमल में ना चला जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो सोचो जरा, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू भी 3 पुट कर दें, ठीक है ना, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे जाके माइनस होगा, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पे 3 कैंसिल होगा 1 पे, तो ये 1 आ गया। 3 और 0, 1 और 3। अब इन पॉइंट्स को गाइज हम अपने इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले 3 और 0 है, तो आप देखो 3 और 0 तो यही वाला पॉइंट है ना, 3 0 तो यही वाला पॉइंट है। 1 और 3 देखेंगे तो भाई देखो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही। 1 और 3 देखो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इस तरह से ऐसे 1 और 3 आएगा। अब हम इसको पर्पल कलर के पेन से ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे 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 नीचे करके ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। गाइज अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट अंडरस्टैंड करने हैं। अगर हमारा पर्पल लाइन इस वाले शेडिंग रीजन से पास होता, अगर पर्पल लाइन शेडिंग रीजन से पास होता तो हम कहते कि इट हैज़ नो वैल्यू, जो हमने आंसर डिटरमाइन करा है वो गलत है। बट हमारा जो पर्पल वाला लाइन है वो शेडिंग रीजन में नहीं है। अगर पर्पल वाला लाइन शेडिंग रीजन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पर इधर ये जो 9 वैल्यू हमने डिटरमाइन किया था ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इन 2 बातों को ध्यान से समझ लेना है आपको। पहला पॉइंट मैंने बताया कि अगर पर्पल लाइन शेडिंग रीजन से पास होता तो जो हमने आंसर फाइंड किया है वो गलत है। एंड आपने देखा कि हमारा पर्पल लाइन शेडिंग रीजन से पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो हमने आंसर फाइंड किया है वो एकदम करेक्ट है। तो अब आप उसको यहाँ पे एकदम ध्यान से नोट करोगे। लिखने का मेथड आपको पता होना चाहिए। समझ तो गए कि आप हमारा आंसर सही है, अब उसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, एज हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, एज
द ग्राफ ऑफ, हमने जब ग्राफ ड्रॉ करा, द ग्राफ ऑफ 3x प्लस में 2y लेसर देन 9 हैज़ नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, हैज़ नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, इस वाले शेडिंग रीजन के अंदर नहीं आ रहा, इस वाले कॉमन पॉइंट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सो मिनिमम वैल्यू, जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करी है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू में हमें दिया हुआ था 3x प्लस में 2y, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, डेफिनेटली हमने डिटरमाइन किया था 9, सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको नोट करना है। आपकी आंसर की में एक पॉइंट गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, अपनी आंसर की में आप चेक करोगे तो उन्होंने लाइन ऐसे बना रखी है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लाइन बना रखी है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस तरह से लाइन कैसे बन सकती है, इस तरीके की लाइन कभी बन नहीं सकती, ठीक है। इन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इस तरीके की लाइन नहीं बनेगी, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ये हमने आपको करेक्शन करवा दी है, इसका आंसर 9 ही आएगा। ओके गाइस, ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 से जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन बी स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। आपको इसके अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस डिटरमाइन करना है, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस डिटरमाइन करने के लिए आपको प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 48, एंड यहाँ पे आपको प्राइस का फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली एक सप्लाई फंक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम 48 को इक्वेट करके x का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे, हमें दिया हुआ है भाई p इज इक्वल टू में 48, ठीक है, ये वाला 48 मैंने नोट करा, और फिर यहाँ पे p का वैल्यू नोट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे नोट करेंगे x की पावर 2, इसमें एडिंग करा हमने 4x और फिर इसमें एडिंग करा 3 और इक्वल में है ये 48। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये रहेगा x की पावर 2, इसमें एडिंग करेंगे 4x, 48 यहाँ पे आके माइनस, तो ये 45 इक्वल टू में 0। 45 के फैक्टर बनाने हैं गाइज, हमें माइनस करने पे 4 आ जाए तो 9 और 5 हमारे फैक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे भाई x प्लस में 9 और ऐसे करके x माइनस में 5 और इक्वल टू 0, एक एक करके 0 करेंगे तो x प्लस में 9 का टोटल वैल्यू 0, एंड यहाँ पर x माइनस में 5 का टोटल वैल्यू 0, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -9 और इधर आ गया x इक्वल टू 5। नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि जब आप 48 के प्राइस पे 5 यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करोगे तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा कितना होगा, सो इस तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस, जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू में, आपको याद है ना एक छोटा सा रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, तो प्राइस इनटू में क्वांटिटी p इंटू एक्स, प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको सोल्व करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कितना आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के x का वैल्यू 5 है, ठीक है ना, x का वैल्यू फाइंड करा हमने 5, तो 0 से लेके 5, और इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, सो इट इज़ x की पावर 2 और यहाँ पे ऐसे 4x और इसमें एडिंग 3 और यहाँ पे ऐसे dx, ये माइनस रहेगा, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, एडिंग करेंगे 4 सेम रहेगा, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 और 3 का इंटीग्रेशन 3 के साथ में x और ऐसे करके क्लोज, और यहाँ पे 0 से लेके 5। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 4 कैरी चला गया, 5 4 20 और 4 2 4 0 आ गया ये, एंड इसमें यहाँ पे माइनस साइन सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट ये रहेगा अपने पास x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा, तो एडिंग 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, फिर से एडिंग यहाँ पर ऐसे करके 3x, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 0 से लेके 5 पुट करेंगे, 0 को पुट करने की नीड नहीं है, सिर्फ 5 को पुट करने पे आंसर आएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दिस इज 240 में विद इन ब्रैकेट 5 की पावर 3 होगा 125, तो 125/3, एडिंग करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर विल बी 25, फिर से एडिंग 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। 0 को सब्सिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे भी तो अपना टाइम ख़राब करेंगे, तो बिल्कुल भी सब्सिट्यूट नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा ये 240 माइनस इसको 3 पे डिवाइड कर लो, तो विद इन ब्रैकेट ही नोट करो इसको। यहाँ पे आएगा 3 4 ज़ा 12, देन 5 को हम नोट करेंगे, नीचे आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 1, 3 1 ज़ा 3, देन 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। पॉइंट का यूज़ करेंगे तो पॉइंट लगा दिया और वो 20 हो गया। 20 का मतलब है 20 हो गया। 6 पे डिवाइड कर देंगे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 पे डिवाइड करेंगे 18 होगा। फिर से दोबारा से 2 रिमाइंडर होगा और 0 नोट होगा, तो दोबारा से हम इसको 6 पे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 6 आता रहेगा। तो यहाँ पे 6 7 नोट कर देते हैं। 41.67 एंड 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा। 15 इसमें ऐड करना है, टोटल 65 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ऐडिंग कर देंगे 65, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 65 में आप यहाँ पे ऐड कर दो 41.67, तो 5 + 1 विल बी 6, 6 + 4 विल बी 10, और यहाँ पे ऐसे 6 7, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन में इस तरफ को नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा ये 240 माइनस में ये वाला टोटल आ गया 106.67, ठीक है। अब इसको माइनस करो, देखो कितना आता है ये, यहाँ पे नोट कर देते हैं। 240.00 में हमें 106 पॉइंट कितना है 67 माइनस करना है, तो 4 इन सबको कैरी शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ पे 3 आ जाएगी। 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 9 में माइनस करेंगे 3, एंड 9 में ही दोबारा 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे भी 3, और 2 में 1 माइनस करेंगे 3। तो आंसर आया 133.33, है ना। 133.33 इज़ अवर प्रोड्यूसर सरप्लस। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिर से टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है एंड चॉइस में दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्वार्टरली मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। क्वार्टरली मूविंग एवरेज का मतलब आप समझ गए कि ये एक इवन वाला केस है ना। दिस इज़ द इवन वाला केस, और इवन वाले केस के अंदर गाइस कैलकुलेशन हमारी डबल हो जाती है ना। हमारी कैलकुलेशन डबल हो जाती है। पहले तो इन सबको 4 4 के पेयर में बना के ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 2 के पेयर बना के 2 से डिवाइड करेंगे, तो डबल कैलकुलेशन है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपका ये इवन वाला केस आएगा ना यार, तो इवन वाला केस आप अपने एग्ज़ाम में मत करना, हमेशा ओड वाले केस को सोल्व कर लेना, वो इजी रहता है, उसके अंदर डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। एंड ये जो सेकंड वाला है ये इजी है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाला इजी क्वेश्चन है। अगर आपके भी एग्जाम में इस तरह से टाइम सीरीज में चॉइस आएगी तो सबसे पहले तो आपको ओड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन इवन वाला है तो उसके साथ में जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, इक्वेशन बनानी है, तो वो वाला कर लेना। फिलहाल मैं तो अभी आपको दोनों करवाऊंगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि अपने एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें इस वाले टेबल को ना वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे हमने ईयर्स नोट कर दिया, फिर ईयर्स के क्वार्टर आ गए 1 2 3 4, यहाँ पे 2019 आ गया, इसके क्वार्टर 1 2 3 4, यहाँ पे ये 20 आ गया और 20 के क्वार्टर 1 2 3 4। इन सभी की रिस्पेक्टिव वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर दी है। अब इनके 4 4 पेयर बना करके सोल्व करेंगे, इनको एडिंग करके नोट करेंगे। देखो पहला 4 पेयर बनेगा इन सब का, ठीक है, इन सब का 4 पेयर बनेगा और यहाँ से इन सब का 4 पेयर हो जाएगा। इन सबको 4 पेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इन 4 पेयर का वैल्यू बनेगा वो इन वाले 2 के मिड में आएगा, यानी कि जो ये वाला लाइन है, जैसे मैंने ये 2018 लिखा हुआ है, इस तरह से करके इस वाले मिड के लाइन के यहाँ पे आप नोट करोगे इन सब का टोटल कितना है। तो जब आप इन सबको टोटल कर लोगे ये वाला आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऐसे करके 64। ठीक है गाइस, टाइम सीरीज के क्वेश्चन के अंदर कोरोस्पोंडिंग वैल्यू को नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझो। ठीक है, ये पहला वैल्यू आ गया 64। 64 के बाद में गाइस जब आप नेक्स्ट वाले 4 वैल्यूज को ऐड करोगे, यानी कि इन वाले 4 वैल्यूज को ऐड करोगे, ठीक है, इन वाले 4 वैल्यूज को ऐड करोगे, इसी तरह जब यहाँ पे इन 4 को देखोगे तो आपका आंसर आएगा इसके सामने। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने इसका आंसर हम नोट करेंगे। अरे शिट गाइस, ये क्या लाइट चली गई? ओ माय गॉड, मेरा फोटो कितना काला आ रहा है गाइस। अब वीडियो को मैं बीच में तो स्टॉप नहीं कर सकता, तो काम करता हूँ। अरे आ गई लाइट, देखो लाइट भी कह रही है कि सर जल्दी जल्दी सैम्पल पेपर कंप्लीट करो, सो डैट स्टूडेंट फटाफट से सोल्व करना स्टार्ट करें, है ना। वरना अगर लाइट चली गई होती, जैसे मैं काला पीला हो गया था पूरा, तो मैं अपनी वीडियो को हटा देता, है ना, लेकिन क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली सोल्व करवाता। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपको ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में टोटल करके लिखना है। तो जरा टोटल करो कितना आएगा।
8 + 8 टोटल 16 हो जाएगा, और 16 में 4 यानी कि टोटली 70 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टोटल 70 हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम जब नेक्स्ट 4 टोटल करेंगे, यानी कि इन सबको टोटल करेंगे 18 से लेके यहाँ तक, इन सबको 4 का टोटल करेंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। 4 और 1 के यहाँ पे सामने नोट करेंगे, तो जब आप इन सभी को टोटल कर लेंगे गाइज, तो आपका ये आंसर बनेगा टोटल मिला के 72। ठीक है, इसी तरह हम जब इन 4 को टोटल करेंगे, इन वैल्यू 4 को टोटल करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे इसके सामने आएगा, तो ये वाला आंसर आपका बनेगा कुल मिलाकर के 74। ठीक है ना। एंड जब आप इस वाले 18 से यहाँ तक 4 वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, इन 4 को कैलकुलेट करोगे, तो ये वाला वैल्यू इसके यहाँ पे आएगा, तो इसको आप यहाँ पे नोट करके लिखोगे 76। ठीक है, टोटल 76 होगा। इसके बाद जब आप इस 16 से कैलकुलेट करोगे, इन 4 को ऐसे करके इन 4 को कैलकुलेट करोगे, तो इसका वैल्यू यहाँ पे इसके सामने नोट करेंगे, एकदम मिड में नोट करना है, तो ये वाला आंसर आपका बनेगा कुल मिलाकर 85। इसके बाद गाइस जब आप इन सबको टोटल करोगे 20 से लेकर के 24, ये वाली 4 वैल्यू टोटल करोगे, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे इसके सामने, तो दिस विल बिकम टोटल 93। ठीक है, एंड जब 22 से इनका टोटल करेंगे, इन 4 का, ठीक है, 22 से 30 का, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिड में नोट करेंगे, तो ये वाला आंसर बनेगा आपका 103, टोटल 103। एंड यहाँ पे ये 27 से लेके ये 4 लास्ट के क्वार्टर ऐड करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, इधर यहाँ पे नोट करेंगे इसके मिड में, तो ये वाला आंसर बन जाएगा आपका 117। ठीक है, समझ पाए गाइस, हमेशा मिड में वैल्यू नोट करना है। तो ये वाला हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इनका यहाँ पे एवरेज करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे कहाँ पे, इसके एकदम सामने। ठीक है, 64 के सामने 4 से डिवाइड करके लिख दो, 70 के सामने डिवाइड करके लिख दो, 72 के सामने डिवाइड करके नोट करो, यहाँ पे इसको डिवाइड करके नोट करो, फिर इसको डिवाइड करके नोट करो, 85 को डिवाइड करके नोट करो, 93 को डिवाइड करके नोट करो, 103 को डिवाइड करके नोट करो और 117 को डिवाइड करके नोट करो। इनके सामने ही वैल्यूज़ को नोट कर दो सिंपल 4 से डिवाइड करके। सो देखो गाइज, हमने यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यूज़ को नोट कर दिया है। ठीक है, एकदम कोरोस्पोंडिंग वैल्यू सामने हमने नोट कर दी है। आप सोचेंगे सर आपने डिवाइड कैसे करा, तो भाई मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, मैंने वो जो पीरियड था वो सारा कट कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू प्रेजेंट करी है। करी अपने आप हैं, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, करी मैंने अपने आप हैं, बस मैंने वो वाला पोर्शन हाइड कर दिया। ठीक है, वरना वीडियो लंबा हो जाता। सो वो पोर्शन मैंने हाइड कर दिया, करा अपने आप है, डिवाइड बाय 4 करके सभी वैल्यूज़ को नोट कराए। अब इसके आगे यहाँ पे जो सेंटर वर्ड लिखा हुआ है, सेंटर वर्ड लिखे होने का मतलब है इनमें इन दो दो के पेयर को लेंगे और इनके मिड में यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके लिखेंगे। इन दो पेयर को लेंगे और यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे, इनको लेंगे और यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, इन दो वैल्यू को लेंगे और इसके यहाँ पे डिवाइड करके नोट करेंगे। ठीक है, तो दो दो पेयर लेने हैं और 2 से डिवाइड करके नोट करना है। सो गाइज जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, तो इसके मिड में यहाँ पे वैल्यू बनेगा आपका ये 16.75। ठीक है, 16.75, फिर 17.5 और 18 को डिवाइड बाय 2 करके इसके मिड में यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपका 17.75। ठीक है, एंड ये 18 है और 18.5 है, इनको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके नोट करेंगे, एडिंग करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो इट इज़ 18.25। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट वैल्यू एकदम इसके यहाँ पे मिड में आएगा, तो ये बन जाएगा भाई 27.50। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइज। एंड रियलिटी में ये वाला क्वेश्चन डबल कैलकुलेशन का है, इसको अपने एग्जाम में मत करना मत करना मत करना। सेकंड वाला जो चॉइस का क्वेश्चन है वो इजी है, देखिए फटाफट से सोल्व हो जाएगा वो वाला। देखिए गाइज, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये ईजी है, इसमें आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन फिट करना है, यानी कि सिंपल सा इक्वेशन फाइंड करना है जो y = a + bx होता है। एंड आपको एस्टीमेट करना है कि 2023 का ट्रेंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम हमारी इस टेबल को कन्वर्ट कर लेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। तो देखो ये वर्टिकल फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे हमने सबसे पहले ईयर्स को नोट कर दिया, फिर जो हमें डेटा दिया हुआ था, सेल्स दे रखी थी, वो हमने यहाँ पे वाई नोट कर दी। सबसे पहले एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्स का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में एक्स इंटू वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा गिवन ईयर, जिस ईयर का फाइंड कर रहे हैं वो वाला ईयर, माइनस में मिड वैल्यू ऑफ ईयर। तो ये वाले आपको टोटल ईयर दे रखे हैं, अगर इनका मिड वैल्यू देखेंगे तो 2017 बनेगा। तो जो x का वैल्यू होगा ये होगा गिवन ईयर। ठीक है, गिवन ईयर,
और गिवन ईयर में माइनस करेंगे मिड, तो मिड है यहाँ पे 2017। तो 2014 में 2017 माइनस करेंगे, वैल्यू -3 हो जाएगा। 2015 में 17 माइनस करेंगे -2, 16 में 17 माइनस करेंगे -1, 17 में 17 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। x की पावर 2 करेंगे, दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 9। यहाँ पर x और y करेंगे, x वैल्यू ये रही, y वैल्यू ये रही, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नोट करेंगे। सो ये वाला माइनस में आएगा आपके पास 78, इसके बाद ये वाला भी नेगेटिव रहेगा। 26 का डबल कर देंगे तो वेरी सिंपल 52 हो जाएगा। 44 को 1 से करेंगे -44 रहेगा, 0 को करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा। 108 को 1 से करेंगे तो 108 ही रहेगा। 120 को 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा। लास्ट में 166 को 3 से करना है, 166 को 3 से करने पे वैल्यू बन जाएगी ये 498। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 420। ठीक है गाइज, ये सब वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 672। ठीक है, इसका टोटल 672 आएगा। एंड आपको x की पावर 2 का भी स्क्वायर करना है, तो ये वाला टोटल आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें ये y का भी टोटल करना है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 532। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे भाई y का जो आंसर होता है यहाँ पे बेस c आता है, उसको आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, बट y इज इक्वल टू स्मॉल a में ऐड कर देंगे स्मॉल b मल्टीप्लाई कैपिटल x। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे भाई a का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे नोट करेंगे b का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू वेरी सिंपल समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n होता है, एंड b का वैल्यू समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x की पावर 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y ये रहा 532। तो 532 को डिवाइड करेंगे n से, n ये टोटल कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह b इज इक्वल टू एक्स वाई का टोटल ये रहा 672, तो यहाँ पे 672 और इसको हम डिवाइड करेंगे इस 28 से। x की पावर 2 का जो टोटल है वो 28 है, तो यहाँ पे 28 से यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 76 हो जाएगी, और यहाँ पे b कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 24 हो जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे भाई y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पे 76, तो 76 में एडिंग करना है b मल्टीप्लाई x, जहाँ पर b का वैल्यू 24, सो 24 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में देखो, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था, एस्टिमेट करना था ट्रेंड वैल्यू 2023 का। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किया है, इट इज 76 प्लस में 24 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, जहाँ पे हमने मिड वैल्यू जो लिया था, हमने कैलकुलेशन करने के लिए मिड वैल्यू जो लिया था वो 2017 था, और अपने को इसी का बेस लेकर के एस्टिमेट करना है 2023 ईयर का क्या रहेगा। तो 2017 से 2023 कितना आगे की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो टोटल 6 ईयर आगे की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भाई 2023 के लिए जो x का वैल्यू है वो 6 है। ठीक है ना, जो x का वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई y इज इक्वल टू 76 प्लस में 24 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 76 सेम रहेगा, एडिंग करेंगे 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12 और 2 14, तो 144 यहाँ पे आ जाएगा ये 144। 144 में 76 ऐड कर दो, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 चला गया, 7 प्लस 5 इज 12, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, वैल्यू इसकी लैक्स में है, तो यहाँ पे भी आप लिख दो लैक्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया भाई 2023 का जो एस्टिमेटेड सेल रहना चाहिए वो 220 लैक्स रहना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला राइट, कितना सिंपल से सोल्व कर लिया हमने ये वाला। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, और ध्यान से इसको रीड करेंगे। लिखा हुआ है ए मशीन प्रोड्यूसेस वॉशर्स ऑफ थिकनेस 0.50 mm। एक मशीन जो है वो वॉशर्स बनाने का काम कर रही है, और उसको वॉशर्स बनाने हैं कितने, 0.50 mm थिकनेस के। वॉशर मतलब देखो इस तरह के नट बोल्ट में यूज़ होते हैं ना, इस तरीके के जो वॉशर होते हैं, तो ये वॉशर बनाने का काम है। और इस वॉशर बनाने में जो आपको थिकनेस मेंटेन करना है वो 0.50 का थिकनेस मेंटेन करना है। ठीक है, ऑन एन एवरेज इतना थिकनेस मेंटेन होना चाहिए। अब आपको
बोला गया है कि टू डिटरमाइन वेदर द मशीन इज इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, जो मशीन है वो एकदम प्रॉपर ऑर्डर्स में वर्क कर रही है, इसके लिए आपने क्या करा, तो इसके लिए आपने 10 वॉशर्स का सैंपल सिलेक्ट करा और उसके बाद आपने उनका मीन कैलकुलेट करा। तो मीन आपके पास आया 0.53 mm, ठीक है, मीन आया 0.53 mm सैंपल का, और सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करा तो वो आया 0.03 mm। तो अब आपको टेस्टिंग करना है हाइपोथेसिस 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर कि मशीन जो है वो वर्किंग प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, ये आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल का वैल्यू दिया हुआ है 2.262 एट v इक्वल टू 9। v का मतलब टोटल n-1 करके v आ गया, 9 आ गया। तो आप इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हमें जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन, और सबसे पहले आपको ये दिया हुआ था थिकनेस मेंटेन करना है 0.50 mm का, यानी कि ये आपके लिए म्यू का काम करेगा, पॉपुलेशन मीन का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पॉपुलेशन मीन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो म्यू का वैल्यू होना चाहिए वो 0.50 mm होना चाहिए। एंड इसके साथ आपको सैंपल मीन दिया हुआ है, सैंपल मीन बोलें तो सिंपल एक्स बार दिया हुआ है। तो सैंपल मीन इज इक्वल टू में एक्स बार, एंड एक्स बार इज इक्वल टू, देखो ये रहा यहाँ पे 0.53 mm, सो इट इज़ 0.53 mm, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल एच डी इज इक्वल टू में स्मॉल एस एंड स्मॉल एच इज इक्वल टू में 0.03 mm, है ना, 0.03 mm दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे एक नल हाइपोथेसिस लिखेंगे H0 लिखेंगे कि जो हमारा मीन वैल्यू है, जो पॉपुलेशन मीन का वैल्यू है वो तो होना चाहिए 0.50 mm का। टेस्टिंग के लिए हम ये एज्यूम कर लेंगे। एंड जो हमने सैंपल सिलेक्ट करा है उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लेंगे H1 करके। तो H1 इसका अपोजिट बनेगा, टू टेल का टेस्ट है तो टू टेल टेस्ट, यानी कि इस तरह से करके नॉट इक्वल, आइदर वैल्यू ग्रेटर हो सकता है और लेसर हो सकता है 0.50 से। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0.50 mm, ठीक है। ऐसे करके ये H0 और H1 आ गया। अब यहाँ पे आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है टू टेल वाला, तो आप यहाँ पे टी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स बार माइनस में मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, और इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n-1 से। n हमने यहाँ पे नोट नहीं करा, इधर लिख देते हैं। n जो है वो सैंपल साइज है, आपने कितना सैंपल को टेस्ट किया है तो डेट इज द सैंपल साइज। तो सैंपल साइज n और n इक्वल टू में 10, आपने 10 वॉशर के सैंपल को सिलेक्ट करा तो n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई x बार का वैल्यू ये रहा 0.53, तो ऐसे करके 0.53 माइनस पॉपुलेशन मीन 0.50, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे s से, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 0.03 से, और इसको हम डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ n-1 यानी कि रूट ऑफ 10-1। तो रूट ऑफ 10-1 इज 9 आ गया, 9 का रूट करेंगे तो टोटल 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा 0 पॉइंट, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके नोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगा 0.03, इसके डिनोमिनेटर में भी है 0.03, एंड इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 9, ठीक है, रूट ऑफ 9, यहाँ पे 0.03 कैंसिल, तो ये आ गया 1 डिवाइड में 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा ये 3, ठीक है जी। जो टी का वैल्यू है वो हमारा आंसर आ गया है 3। तो इसका मतलब ये है, देखो ये अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा, ठीक है, ऐसे करके। एंड हमने क्योंकि टू टेल टेस्ट का यूज़ किया है तो इस तरह से करके यहाँ पे ये टू टेल के 2 इंटरवल आ गए, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे ये दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव रहेगा -2.262, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा 2.262, ठीक है। ये वाला जो शेडिंग रीजन वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका रिजेक्शन रीजन होता है, यानी कि कोई वैल्यू अगर यहाँ पर आई लाई करेगी तो हम उस वाले नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। एंड क्योंकि हमारा आंसर ये 3 आया है तो 3 डेफिनेटली 2.262 से ग्रेटर है, तो यहीं पे आएगा कहीं पे, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे। तो पॉजिटिव साइड आने का मतलब है ये रिजेक्शन रीजन में है। रिजेक्शन रीजन का मतलब ये हुआ
कि ये जो हमारी मशीन है वो प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, ठीक है। मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है 0.50 mm का थिकनेस का, वो ये मशीन मेंटेन नहीं कर पा रही। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा। तो आप देखना एग्जाम में आपको भी इसी तरह से नोट करना है। लास्ट में फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, जो हमने वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करा, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू में 3, जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी है जो 3 है, वो इस वाले इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, ठीक है, इस वाले इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। सो टी इज इक्वल टू में 3 डज नॉट लाई इन इंटरवल, ये इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, डज नॉट लाई इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। कौन सा इंटरवल, -2.262 से लेकर के 2.262, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ पे लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बना कि हम अपने एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। सो ऐसे लिखेंगे, सो वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो वी रिजेक्ट एच नोट, ठीक है, हम एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पर। तो एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल। और लास्ट में आप ऐसे लिख देंगे, हैंस द मशीन, जो मशीन है, हैंस द मशीन इज नॉट वर्किंग, मशीन जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में वर्क नहीं कर रही। मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है भाई। मशीन को जो 0.50 का थिकनेस मेंटेन करना है वो ये मशीन मेंटेन नहीं कर पा रही। तो इस तरह से करके स्टेटमेंट में आपको आंसर करना है। इजी क्वेश्चन था, इजीली कैलकुलेट हो गया। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। CAGR का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। और साथ में ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे लोगैरिथम का वैल्यू कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आपको अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे भाई CAGR इज इक्वल टू में, ये आपको दिया हुआ है 8.88%, ठीक है। 8.88% को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो डेसिमल फॉर्म में, तो इट इज़ 0.0888 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो आपके इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय आपके इन्वेस्टमेंट का जो इनिशियल वैल्यू था वो, इसकी टोटल पावर 1 डिवाइड बाय n माइनस में 1। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 100 आता है उसको हटा के हमने यहाँ पे शिफ्ट करके डेसिमल परसेंटेज रिमूव कर लिया, तो 100 लिखने की अब नीड हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो, एक पर्सन ने 15,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और कुछ टाइम पीरियड के बाद में फाइनल उसको 25,000 रुपीज़ हो चुके हैं। तो बताना है कि कितना टाइम पीरियड निकल चुका है। तो n का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। 15,000 स्टार्टिंग वैल्यू है, 25,000 एंडिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अभी विद इन ब्रैकेट, फाइनल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपीज़ है, इसको डिवाइड कर देंगे स्टार्टिंग वैल्यू से, 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे करके पावर 1/n, ये वाला -1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा 1 प्लस में 0.08। अब देखो यहाँ पे इस वाले 8 को राउंड ऑफ कर लेते हैं इस वाले 8 के रिस्पेक्ट पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9। तो 1 प्लस में 0.089, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.089, ठीक है ना, 1.089। और यहाँ पे हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25/15 आएगा। 25/15 को 5 पे कैंसिल करेंगे, 5/3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/3 और टोटल पावर ऐसे 1/n। 5/3 को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर बन जाएगा 1.667, ठीक है ना, 1.667। पावर यहाँ पे 1/n और इक्वल टू 1.089, ठीक है। पावर 1/n को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग लॉगरिथम, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा ऐसे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ विद इन ब्रैकेट 1.667 टोटल पावर 1/n इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, इट इज़ 1.089, ठीक है। 1/n को आगे ले आएंगे ऐसे करके 1/n, साथ में यहाँ पे आएगा लॉगरिथम ऑफ 1.667 और इक्वल टू
लोगैरिथम ऑफ 1.089, इन दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट कर देंगे यहाँ पे, बन जाएगा ये 1/n मल्टीप्लाई बाय 1.167 का वैल्यू ये है, सो 0.2219 इसके इक्वल टू में ये वाला वैल्यू है 1.089, तो इसका वैल्यू ये वाला आएगा, सो 0.037, ठीक है 0.037। दोनों के डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दो, डिवाइड में आपके पास 1000 आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ 1000 आ गया, 1000 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया n इज इक्वल टू, ये वाला जो n है यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 37 यहाँ पे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2219 डिवाइडेड बाय 37। अब 37 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आपका डेसिमल पॉइंट में आएगा, सो ये पॉइंट बनेगा आपका 5.99, ठीक है 5.99 अप्रोक्स, ठीक है 5.99 अप्रोक्स। इसको अगर आप इस तरह से अप्रोक्सीमेट करोगे तो कह सकते हो 6 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है, कितने ईयर्स हो जाएंगे भाई, 6 ईयर्स, यानी कि जो 15,000 है वो 25,000 पे पहुंच गए हैं 8% कैलकुलेट करने पर, तो टोटल 6 ईयर्स का टाइम लगा है, ठीक है भैया। एकदम इजी क्वेश्चन था, सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसमें कहीं कोई चॉइस नहीं थी क्वेश्चन में, और इजी भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करा, आंसर हमारा आ गया, लॉगरिथम वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी, वो हमें वहाँ पे दे रखी थी। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ग्राफ बना करके पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप इस क्वेश्चन का पूरा डेटा को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इसके अंदर सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम करना है, और प्रोडक्शन ये करते किस किस का है, तो प्रोडक्शन ये एल्कालिन सॉल्यूशन और बेस ऑयल का करते हैं, तो हम एल्कालिन सॉल्यूशन को मान लेते हैं कि उसका एक्स प्रोडक्शन होगा और बेस ऑयल का वाई प्रोडक्शन होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले एज्यूम करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कंपनी प्रोड्यूसेस, कंपनी का मतलब ये जो एसडी कंपनी दे रखी है, सो कंपनी प्रोड्यूसेस, कंपनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक्स एंड वाई, और यूनिट इनका यहाँ पे गैलन दिया हुआ है, देखो है ना, जैसे हमारा केजी लीटर होता है, इसलिए यहाँ पे गैलन दिया हुआ है, सो एक्स एंड वाई गैलन ऑफ एल्कालिन सॉल्यूशन, एंड सेकंड है बेस ऑयल, ठीक है ना, फर्स्ट एल्कालिन सॉल्यूशन है और सेकंड बेस ऑयल है, ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम z इज इक्वल टू, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट करना है तो मिनिमम z, और यहाँ पे देखो प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है 200 पर गैलन लगते हैं एल्कालिन सॉल्यूशन पे, 300 रुपीज़ पर गैलन लगते हैं बेस ऑयल में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स एडिशन 300 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हमारा मिनिमम आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यानी कि अब अपने यहाँ पे इक्वेशंस आएंगी। सो देखो अब आप यहाँ से इसको रीड करो, ठीक है, एसडी कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, ये कंबाइन प्रोडक्शन करेंगे, कंबाइन यानी कि अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो कंबाइन प्रोडक्शन करेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन और बेस ऑयल का, और कितना करेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम 3500 गैलन तो करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में, यहाँ पे पहला इक्वेशन अगर हम x और y को ऐड कर देंगे तो मिनिमम से मिनिमम यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए 3500, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड हम यहाँ पे नोट करेंगे तो लिखा हुआ है और इनकी कंपनी ने ये डिसाइड किया है, देखो यहाँ पे इसके ये वाले लाइन रीड करो, इसके आगे वाला इस लाइन में लिखा हुआ है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्या डिसाइड किया है, ये कम से कम 1250 गैलन जो है वो एल्कालिन सॉल्यूशन का अपने एक मेजर कस्टमर को देंगे ही देंगे। किसका भाई, सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन सॉल्यूशन का, यहाँ पे बेस ऑयल को इंक्लूड नहीं करना, और हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है वो x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1250 रहना चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन और बेस ऑयल को टोटल बनाने के लिए अपने को 2 आवर्स और 1 आवर का टाइम दिया जाता है, प्रोसेसिंग टाइम मिलता है 2 आवर्स और 1 आवर का, तो 2 आवर्स और 1 आवर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नोट करोगे 2 आवर का मतलब है 2x और 1 आवर का मतलब है y, तो 2x प्लस में y, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो टोटल इनका प्रोसेसिंग टाइम है, जो टोटल टाइम अवेलेबल है इनके पास वो कितना है, तो वो टोटल 6000 आ रहा है।
अब टोटल 6000 आर का मतलब ये है कि आइदर आप 6000 में कंप्लीट करो या उससे पहले करो, चाहे कुछ भी हो जाए आप 6000 को एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि आप ऐसे लिखेंगे आइदर इसको लेसर देन 6000 में कंप्लीट कर लो, ठीक है, या फिर इक्वल टू 6000 में कंप्लीट करो। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, यानी कि एक्स और वाई हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, या आपका एलपीपी पूरा तैयार हो गया। अब इस एलपीपी की इक्वेशन का हेल्प करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ पे कॉर्नर पॉइंट का हेल्प लेकर डिटरमाइन करेंगे कि हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना होना चाहिए। सो देखो यार, ये हमने ग्राफ को यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। ग्राफ आपको बनाना आता ही है, एकदम ईजी होता है, ग्राफ बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपके ये टोटल 3 पॉइंट आ गए, पी क्यू और आर, ये टोटल 3 पॉइंट है। ये वाला जो रीज़न है बाउंडेड रीज़न है, तो डेफिनेटली इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे हमारा आंसर होगा। तो ये हमने यहाँ पे पी पॉइंट लिख दिया, ये क्यू पॉइंट लिख दिया, या आर पॉइंट लिख दिया। इन तीनों वैल्यूज़ की कोरोस्पोंडिंग वैल्यू को हमने यहाँ पे सी फंक्शन में पुट करा, तो हमारी कॉस्ट ये आ गई 9,25,000, टोटल 13 लाख और टोटल 8 लाख। अब इनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट हमको चाहिए, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट ये 8 लाख रुपीज़ की है। और ये 8 लाख रुपीज़ की कॉस्ट आएगी कब? जब आप टोटल एक कालीन सॉल्यूशन के 2500 गैलन प्रोड्यूस करोगे एंड बेस ऑयल का कुल मिलाकर के 1000 गैलन प्रोड्यूस करोगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 8 लाख रुपीज़ मिनिमम कॉस्ट है और वो अक्कर हुई है जब आप 2500 गैलन एल्कालिन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे एंड 1000 गैलन आपका बेस ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आइए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि एक मशीनरी का कॉस्टिंग जो है वो 50,000 है और हम जब इसको 10 ईयर्स के बाद में रिप्लेस करेंगे तो इसका सैल्वेज वैल्यू हो जाएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। और आपको 10 ईयर्स के बाद में एक दूसरी मशीन को परचेस करने के लिए सेम अमाउंट का, यानी कि उस टाइम पे जो अमाउंट का नीड पड़ेगा उसके लिए आप एक सिंकिंग फंड एक सेटअप कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एक इक्वल पेमेंट एक फंड में डालते जा रहे हैं, ठीक है। और कैसे डाल रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईच क्वार्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल के हर क्वार्टर पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और बोला गया कि जो फंड है वो आपको 8% अर्न करके देगा पूरे साल में। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो पर एनम है, तो पूरे साल में 8% अर्न करके देगा। बट ये जो कैलकुलेशन होगा वो क्वार्टरली होगा। देन आपको बताना है व्हाट शुड ईच पेमेंट बी। ईच पेमेंट का मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एस इज इक्वल टू में अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो 10 ईयर्स के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई 50,000 में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू 5,000, टोटल वैल्यू आ जाएगी 45,000, ठीक है ना। इसका आंसर 45,000। इसके बाद आई यानी कि इंटरेस्ट पर पीरियड, जो 8% है वो पूरे ईयर का है, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्वार्टर पे लेकर आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ये 2%, और 2% का मतलब 0.02। फिर इसके बाद यहाँ पे एन यानी कि आपने कितने नंबर ऑफ पेमेंट करने हैं, तो साल में टोटल 4 बार पेमेंट करेंगे, क्वार्टर है तो साल में 4 बार पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब टोटल 10 ईयर्स में 40 टाइम्स पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल मिला करके 40 टाइम्स हम पेमेंट करेंगे। एंड इसके बाद जो आर है ये हमें कैलकुलेट करना है। आर बोले तो भाई जो पीरियोडिक पेमेंट हम करने जा रहे हैं, यानी कि जो हम अमाउंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे हर क्वार्टर पे, तो इसके सामने ऐसे क्वेश्चन मार्क, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला नोट करेंगे। हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एस इज इक्वल टू में आर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ठीक है ना। इसको क्लोज कर देंगे। एस का वैल्यू अपने पास 45,000 है, इज इक्वल टू में आर कैलकुलेट करना है, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई करना है, तो 1 में आई का वैल्यू है 0.02, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। सो इट इज़ 1.02, और इसकी टोटल पावर n यानी कि टोटल पावर 40, इसमें माइनस करेंगे 1 और डिवाइड कर देंगे i यानी कि 0.02 से, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ये 0.02 45,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ये 900,
और इक्वल टू में भाई आर तो सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट देखो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा है ना, 1.02 पावर 40 जो है वो 2.208 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.208, इसमें माइनस करेंगे 1। 2.208 में अगर हम सिर्फ 1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 1.208, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 900 इज इक्वल टू में आर मल्टीप्लाई बाय 1.208। ठीक है ना, कितना सिंपल हो गया यहाँ तक। और अगर आपको आर कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा 900 और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके 1.208, ये वाला पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे ऐसे 1000 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू में 9 लाख। ठीक है ना, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1208। अब आप इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे टेबल से डिवाइड करो, पहले 2 पे कट कर लो या फिर 4 के टेबल पे कट कर लो। ठीक है, तो कट पिट करके आंसर फाइंड करो एंड आंसर आपका ये आना चाहिए ₹745.03। ठीक है, ये वाला आंसर आपका आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, छोटे छोटे टेबल पे डिवाइड करना स्टार्ट करो, अल्टीमेट जाके आपका आंसर बन जाएगा 745.03। गाइस देखिए 13 क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल मैथ्स में पहला ईएमआई के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और सेकंड बॉन्ड्स का प्राइस डिटरमाइन करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है एंड अगर बोला जाए कि इजी कैलकुलेशन किस में रहेगा तो इजी कैलकुलेशन इस वाले में रहेगा। ठीक है, इजी कैलकुलेशन इस वाले में रहेगा, हालांकि मैं तो दोनों ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। सो देखिए किस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि भाई एक कपल चाहते हैं एक हाउस को परचेज करना जो कि 15 लाख रुपीज़ में है, वो डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं 4 लाख रुपीज़ का, और बाकी का जो एडिशनल अमाउंट है यानी कि जो 11 लाख रुपीज़ है, 11 लाख रुपीज़ को वो एमोटाइज करवा रहे हैं, यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 11 लाख के लिए फ्यूचर में। ठीक है ना, तो उसके ऊपर इनको बोला गया कि भाई हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं 9% पर एनम और वो कंपाउंडेड होगा मंथली। ठीक है, 9% पर एनम को सबसे पहले मंथली पे लेके आना पड़ेगा, मंथली का इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू, मंथली पे लाने के लिए 9% को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9% है ये, 9% को डिवाइड करेंगे यानी कि 9% का मतलब ऐसे आ जाएगा ये 9 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, ये जो परसेंटेज था 100 आ गया, 9/12 को कट करके लिख देंगे ऐसे करके 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे ऐसे करके 100, 3/4 को सोल्व करेंगे तो बनेगा ये 0.75, इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके 100, तो टोटल आंसर आ जाएगा ये 0.0075। ठीक है, 0.007 और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ये ईएमआई करवाया है ये 10 ईयर्स के लिए करवाया है, ईएमआई 10 ईयर्स के लिए करवाया है, यानी कि जो एन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है ना, हर मंथली पे करेंगे तो 10 ईयर्स के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 12, तो टोटल इनका एन आ जाएगा 120, यानी कि ये टोटल 120 टाइम्स ईएमआई पे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक और कुछ रह गया, हाँ ये एमोटाइज वाला अमाउंट रह गया, तो एमोटाइज वाला अमाउंट आप यहाँ पे नोट कर दो। जो हमारा पी का वैल्यू है यानी कि 15 लाख का परचेस किया और माइनस में 4 लाख डाउन पेमेंट करा, तो जो अमाउंट एमोटाइज होगा, जो पी इनका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 11 लाख रहेगा। अब सारा कैलकुलेशन हम 11 लाख के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे भाई, आप यहाँ पे नोट कर दो कि जो हमारी ईएमआई का फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाई बाय आई, और इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे, 1 में माइनस करेंगे 1 प्लस में आई की टोटल पावर माइनस n, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई P वैल्यू यानी कि 11 लाख है, तो इस तरह से करके 11 लाख मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट वैल्यू जो आई है वो 0.0075 है, डिवाइडेड बाय 1 तो 1 रहेगा, माइनस 1 प्लस आई करेंगे तो 1 प्लस में आई वैल्यू 0.0075 और पावर माइनस n, तो माइनस में पावर 120। न्यूमरेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली 11 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 75 और 75, 7 प्लस 5 12 कैरी 1 825 आ गया, तो यहाँ पे ऐसे करके 825, ये वाले जो 40 हैं वो इन 40 को कैंसिल करेंगे तो 10 रहेगा, तो 8250 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
इसको जब आप प्लस करोगे तो आंसर बन जाएगा ये 1.0075 और टोटल पावर -120। देखो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ये है यहाँ पे ये वाला 0.4079। तो यहाँ पे आप नोट करोगे 8250 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4079। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.0000 में से माइनस करना है 0.407 और 9। तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 9 में 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे 0। तो 0.5921 ऊपर की कैलकुलेशन में इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसी के वहीं पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहीं पे नोट कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 8250 डिवाइड बाय, माइनस करने पे आया ये 0.5921। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 13,933.5, यानी कि ये वाला आप EMI पे करेंगे एवरी मंथ। ठीक है जी, मंथली EMI आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब आगे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड, आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट करा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेड इक्वल टू, आपकी EMI थी 13,933.5 की, और ये आपने टोटल 120 टाइम्स पे करी, और माइनस में प्रिंसिपल अमाउंट है 11 लाख। तो इसको अगर आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा 16,72,020 रुपीज़, माइनस करने हैं इसमें से 11 लाख। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा भाई 5,72,020 रुपीज़। ठीक है, तो आपने 11 लाख के ऊपर 5,72,020 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, ओके गाइस, देखो जरा कहीं कोई डाउट आपको। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड का प्राइस डिटरमाइन करना है, एंड आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि बॉन्ड का वो वाला प्राइस डिटरमाइन करो जिस पे आप 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर पाओ। साथ में आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, और इसका कूपन रेट आपको दिया हुआ है 8%, और ये जो बॉन्ड है वो रिडीम होगा 10 ईयर के बाद में, एन का वैल्यू 10 आ गया, और जो रिडीमेबल प्राइस है वो 105 है। इसका मतलब है कि ये वाला डेफिनेटली प्रीमियम पर रिडीम हुआ है, यानी कि अगर आज की डेट में इसका प्राइस 100 है तो हम इसको रिडीम करेंगे ₹105 में। तो ये जो आपको 2000 रुपीज़ दिया हुआ है वो आज का प्राइस है। तो ये 2000 रुपीज़ में जब आपको फ्यूचर पेमेंट मिलेगा तो वो आप मान लो यहाँ पे x रुपीज़ है, तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे भाई, अगर 100 का टोटल वैल्यू 2000 रुपीज़ है, ठीक है ना, 100 का टोटल वैल्यू 1000 रुपीज़ है, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं 105 का, तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो x से, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x इज इक्वल टू ये वाला यहाँ पे 100 इसके नीचे, तो ऐसे डिवाइड में यहाँ पे 100 और ये 105 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऐसे 105 और इंटू में 2000। ठीक है, तो यह आएगा x इज इक्वल टू 0 0 0 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2100। ठीक है, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, 2100 रुपीज़ मिलेगा। जो इसका रिडीमेबल प्राइस है वो है 2100 रुपीज़। तो आप यहाँ पे नोट कर दो भाई, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा जो इसका रिडीमेबल प्राइस है, यानी कि आप कह सकते हैं जो R का वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करा था 2100 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप कूपन रेट का वैल्यू डिटरमाइन कर लो, तो वो 8% मिलेगा 2000 पे, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 8%, यानी कि 8 डिवाइड बाय 100, तो आपको हर बार पीरियोडिक पेमेंट रिसीव होगा 160 रुपीज़ का। ठीक है ना, ये सब हो गया। फिर यहाँ पे n का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू में 10, और जो हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि जो आई चाहिए, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो है 10%। तो ऐसे करके 10% और 10% को डेसिमल फॉर्म में ले जाओ, 0.1 आ जाएगा। चारों वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ बॉन्ड P इज इक्वल टू में C मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट 1 में माइनस करेंगे 1 प्लस में I की टोटल पावर माइनस n, और इसको हम डिवाइड कर देंगे I से, ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड करेंगे जो हमारी रिडीमेबल वैल्यू है R विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में I की टोटल पावर माइनस n।
तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई सी का वैल्यू 160 रुपीज़ है, तो 160 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ये आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज, और पावर जो n है वो 10 है, तो ऐसे करके -10 और इसके डिनोमिनेटर में 0.1 ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड करेंगे r वैल्यू यानी कि 2100 रुपीज़ विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में 0.1 और टोटल पावर -10। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ये 160 मल्टीप्लाई बाय ये 0.1 को ना यहाँ पे ले आते हैं 160 अपॉन में 0.1, फिर इसको नोट कर देते हैं 1 माइनस में 1.1 की टोटल पावर -10 ब्रैकेट क्लोज, देन एडिंग 2100 रुपीज़ विद इन ब्रैकेट 1.1 की टोटल पावर -10। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो 1600 हो गया। 1600 मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है ये रहा यहाँ पे 03855, तो 03855। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। देन इसमें ऐड कर देंगे 2100 और साथ में यही लिख देंगे 0.3855 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे 1600 और जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 9 में 3 माइनस करेंगे 6 और यहाँ पे ऐसे करके 0 और इधर ये पॉइंट। ठीक है, इसमें एडिंग कर देंगे 2100 और साथ में ये 0.3855। ठीक है गाइस, इनमें बस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। एक जगह पे 16 से मल्टीप्लाई करना है, एक जगह पे 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना आसान है, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे आंसर कितना आ रहा है। सो गाइज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला आंसर बनेगा आपका 983.2, साथ में यहाँ पे 0 लिख दो। देन इसमें एडिंग करेंगे, इसका वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे 809.55 और इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 983.20 में ऐड करना है 809.55, तो ये 5 यहाँ पे 7। ठीक है ना, 9 + 3 12 और 8 + 3 9 और 9 और 8 टोटल 17, तो 1792.75। तो यहाँ पे आप नोट कर दो इसको 1792.75, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है ना, दिस इज़ योर आंसर। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है और ये ग्रोथ एंड डिके मॉडल का क्वेश्चन है। और आप कह सकते हैं अगर आपने CBSE हैंडबुक किया है तो एग्जाम्पल नंबर 17 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। पहले की 3 लाइन्स में बोला गया है कि अगर डॉक्टर्स को पेशेंट का कोई मेजर ऑपरेशन करना होता है तो पेशेंट को दर्द ना हो, पेनलेस सर्जरी हो सके, उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, तो एक एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं, बेहोश टाइप कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता। तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इसमें आगे लिखा है कि एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो उसमें इस वाले ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़े मतलब मेडिसिन का नाम वगैरह होगा, ड्रग्स का नाम वगैरह होगा, तो इसका यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया देने में। एनेस्थीसिया को जब मतलब बनाते होंगे तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंस लैंग्वेज का क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा समझ आएगा नहीं, तो आप इतनी सी बात याद रख लो कि मेजर ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। और एनेस्थीसिया में कौन सा ड्रग होता है, तो उसमें ये वाला ड्रग होता है। अब आगे लिखा हुआ है ए पेशेंट इज़ रश टू ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर लेके गए जिसका 2 आवर्स का एक सर्जरी होना था। ठीक है, ए पर्सन इज़ एनेथाइज्ड, हमने उसको बेहोश कर दिया। ठीक है, व्हेन इट ब्लड स्ट्रीम कंटेन एटलीस्ट 3 mg ऑफ प्रोफोल पर kg ऑफ बॉडी वेट, ये आपको डेटा दिया हुआ है कि हम एक पर्सन को एनेथाइज तब करते हैं जब उसकी बॉडी में पहले से इतना mg प्रोफोल होता है। ठीक है, इतना कुछ कंडीशन होता होगा इसको देने का। तो आगे लिखा हुआ है जो रेट ऑफ चेंज है प्रोफोल का बॉडी में, बॉडी से बाहर निकलने का। ठीक है, हमने ड्रग्स दे दिया, वो धीरे 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 करके बाहर निकलेगा, तो वो क्या है, वो प्रोपोर्शनली है क्वांटिटी ऑफ प्रोफोल प्रेजेंट एट द टाइम, आपने जिस टाइम पर वो ड्रग्स दिया है। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनली वर्क करता है। तो अगर वो प्रोपोर्शनली वर्क करता है तो हमें इन 2 पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ए पार्ट में लिखा हुआ है शो डैट प्रोफोनल गिवन इंट्रावर्सली, यानी कि नर्व के नसों के द्वारा। ठीक है, नर्व में इंजेक्ट होता है तो नसों के द्वारा अगर ये जो ड्रग देते हैं
वो एलिमिनेट कर देता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को प्लेसेंट ब्लड स्ट्रीम में। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे एकदम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ प्रोपोफल आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना, आफ्टर टाइम टी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख देंगे जो इसमें रेट ऑफ चेंज होता है यानी कि dx अपॉन में dt जो होता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है x के। इन्वर्स प्रोपोर्शन को हटाने के लिए आएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में माइनस ऑफ k मल्टीप्लाई बाय x। माइनस के हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम जब ड्रग्स इंजेक्ट कर देंगे तो धीरे 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 करके उसका असर कम होता जाएगा। तो असर कम होता जाएगा, एक नेगेटिव सेंस में लिया है, असर कम हो रहा है, डेट इज़ वाई हमने यहाँ पे माइनस के लिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे x को इधर लेके आ जाएंगे। सो dx अपॉन में x इक्वल टू में dt ऊपर चला जाएगा तो माइनस के इंटू में dt, ठीक। फिर इसको आप यहाँ पे एक बार दोबारा से नोट कर दो ऐसे करके, dx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ k इंटू में dt और यहाँ पे आप लगा दो इंटीग्रेशन के सिंबल, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, ठीक है। माइनस के सेम रहेगा, यहाँ पे k कांस्टेंट है तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में तो वो t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें हम एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद गाइज यहाँ से इस लोगैरिथम को रिप्लेस करने के लिए इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। लोगैरिथम हमारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ऑफ के टी एडिशन c। फिर हम इसको इस वाले प्लस से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे नोट करोगे स्मॉल x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ e की पावर माइनस के टी, सॉरी माइनस e नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, e रहेगा e की पावर माइनस के टी, ठीक है। फिर इस वाले प्लस सेपरेट करेंगे तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई हुआ होगा। सो यहाँ पे ऐसे करके e की पावर c, c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और e की पावर c है वो भी कांस्टेंट है तो हम उसको मान लेंगे कि वो एक लैम्डा का वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस ऑफ के टी। यहाँ पे हम नोट कर देंगे जो लैम्डा है वो है e की पावर c, ठीक है ना। कांस्टेंट को हमने लैम्डा से रिप्लेस कर लिया सो दैट क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाए। अब गाइज यहाँ पर इस लैम्डा का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप एक छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करना, जो t है वो हमारा टाइम है, ठीक है। तो अगर टाइम को हम ज़ीरो कर दें यानी कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएं जब हमने पेशेंट को एनेथाइज नहीं किया तो उस केस में जो हमारे x का वैल्यू रहेगा कुछ तो होगा तो हम उसको मान लेते हैं वो x नोट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज हम जब एनेथाइज नहीं करेंगे, जब t का वैल्यू ज़ीरो रहेगा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे x का वैल्यू x नोट होगा। तो हम इस इक्वेशन के अंदर ही रेड वाली इक्वेशन के अंदर x की जगह पे यहाँ पे x नोट लिख देंगे, यहाँ पे लैम्डा रहेगा और t की वैल्यू जीरो करेंगे तो मल्टीप्लाई e की पावर में माइनस के इंटू में जीरो, के को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो जीरो होगा और e की पावर जीरो होता है हमारा 1, यानी कि यहाँ पे आएगा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे ऐसे करके x नोट, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो भाई, लैम्डा का वैल्यू जो है वो x नोट है, लैम्डा इज इक्वल टू में x नोट और वापस इस x नोट वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे रेड वाले में और फिर हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे x इज इक्वल टू में लैम्डा की जगह पे x नोट और साथ में e और इसकी पावर में है माइनस ऑफ k इंटू में t, ठीक है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि आप प्रोफोल का कितना डोज देंगे, ठीक है। प्रोफोल का कितना डोज देंगे अगर उसका 2 आवर का ऑपरेशन होना है एंड उसका जो एज है वो 50 ईयर्स है। सो गाइज अमाउंट ऑफ प्रोफोल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे e की पावर जो माइनस के है ना इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। टाइम तो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 आवर्स का ऑपरेशन होना है तो टाइम तो अपने को गिवन है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा a की पावर k, तो उसको सोल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू में x नोट मल्टीप्लाई e की पावर माइनस ऑफ के टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से करके नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज ये e की पावर जो k है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एज्यूम करिए हाफ लाइफ ऑफ प्रोफोल है वो 5 आवर्स में हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि हम जब हमारे x के वैल्यू को x0/2 लेंगे, ठीक है, हाफ लाइफ, तो x की वैल्यू अगर x0/2 होती है तो इस केस के अंदर हमारे टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 5, ठीक है, t का वैल्यू होता है 5। तो x की जगह पे x0/2 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एस के आगे यहाँ पे आप नोट कर दो एज हाफ लाइफ, जो वहाँ लिखा है पूरा नोट कर देंगे, हाफ लाइफ ऑफ प्रोफोल। मैं गाइस डेफिनेटली ये वाला वर्ड थोड़ा सही से नहीं पढ़ पा रहा, तो आप लोग माइंड मत करना, समझने पे फोकस करो, ठीक है। तो प्रोफोल का जो हाफ लाइफ है वो हो जाता है अगर हमारे टी का वैल्यू 5R होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब x की जगह पे ये लिखेंगे x0/2, तो ऐसे आ जाएगा ये x0/2 इज इक्वल टू, ये x0 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई e की पावर में ये k सेम रहेगा, और t की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। x0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू में ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर e की पावर में -5k, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू में 1/e की पावर 5k। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो या फिर रेसिप्रोकल कह लो, तो आप लिख सकते हो भाई e की पावर जो 5k है उसका आंसर है हमारे पास 2, ठीक है ना गाइस। e की पावर जो 5k है उसका आंसर है हमारे पास 2, और आप 5k को ऐसे लिख दो, देखो e की पावर k, ठीक है, e की पावर k, और इस तरह से होल पावर 5, k और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k आएगा, तो e की पावर k और होल पावर 5 इज इक्वल टू में 2। ये वाले 5 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो बनेगा ये e की पावर k इज इक्वल टू में 2 की पावर 1/5, ठीक है ना, पावर को उधर लेके जा रहे हैं तो डिवाइड में आएगा, और देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो 2 की पावर 1/5 है वो इसके इक्वल है, यानी कि आप लिख सकते हो जो e k का आंसर है वो 1.1487 के इक्वल है, ठीक है ना। ये e की पावर k का जो आंसर है वो हमने ये डिटरमाइन कर लिया। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको e की पावर के हर क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है, वो हमने यहाँ पर किया है। अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करो कि अगर एज 50 ईयर्स है तो हमें कितना mg प्रोफोल देने का नीड है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे भाई x का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 3 mg, ठीक है, 3 mg मल्टीप्लाई बाय जो एज है इसका 50 ईयर है, तो कुल मिलाकर के 150 होना चाहिए, ठीक है। और आपको टाइम दिया हुआ है कि जो ऑपरेशन करना है वो 2 आवर्स का करना है, तो यहाँ पे t का वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है। इसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया 150 इज इक्वल टू में x0 तो सेम रहेगा, बिकॉज यही अपने को डिटरमाइन करना है, ठीक है, कितना प्रोफोल डोसेज हमें देने की नीड है, तो वह x0 है। x0 के साथ में यहाँ पे आएगा e की पावर में -k, और इसके साथ में ये 2, ये जो अपना t है इसकी वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 150 इज इक्वल टू में x0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय e की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद 150 इज इक्वल टू में x0, ठीक है, x0 मल्टीप्लाई 1 में ये जो e की पावर k और 2 है इसको ऐसे लिख देंगे e की पावर k का होल स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर k का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने ने यहाँ पे e की पावर k डिटरमाइन करी हुई है, तो e की पावर k का होल स्क्वायर, और इसके बाद लिखेंगे भाई x0 इज इक्वल टू ये वाला टोटल वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो 150 मल्टीप्लाई e की पावर k का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि जो हमारे x0 का आंसर है वो बनेगा 150 मल्टीप्लाई e की पावर के ये वाली पुट कर देंगे, यानी कि 1.14 कितना था 87 ना, तो 1.1487 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x0 इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर फाइंड करो जल्दी से कितना आएगा। सो ये वाला आंसर बनेगा आपके पास 1.3195, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बनेगा ये 197.93 mg, ठीक है। ये वाला आपका टोटल आंसर आएगा, मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना, ये आपका मल्टीप्लाई इसका आना चाहिए। सो गाइस फाइनली हमने कंप्लीट सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड साथ में ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और साथ में ही जो हमने आपको सॉल्यूशन करवाया है कंप्लीट सैम्पल पेपर, इसका कंप्लीट हैंड रिटन जो मैंने इस शीट पे लिखा है, जो जो भी आपने पूरे सेशन में देखा है, कंप्लीट हैंड रिटन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका हैंड रिटन डाउनलोड करके आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आ जाएंगे। सो डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। एंड कहीं कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, गुड बाय एवरीवन।